नमस्कार साथियों, नर्सिंग ए टू जेड के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आपका 14 सितंबर को नॉर्थ सेट का एग्जाम है, तो उसके लिए हम जीके के क्वेश्चंस कराने वाले हैं इस लेक्चर में। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं रिलेटेड टू करंट और या फिर जो स्टैटिक नॉलेज होती है, जैसे कि आपके नेशनल सिंबल्स को इसमें बताया जाएगा अच्छे से, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें से ज़्यादा सही हो सके। ठीक है। उसके अलावा इसी चैनल पर आपका जब एग्जाम हो जाएगा तो उसके लिए जो सॉल्यूशन वीडियो आएगी उसी चैनल पर आएगी, तो इसीलिए बने रहें इस चैनल पे। ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सियम 4 मिशन के बारे में। तो एक्सियम 4 मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सियम 4 मिशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए अपने एग्जाम के लिए। तो देखो, सबसे पहले एक्सियम 4 मिशन में कौन से इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो गए थे, कहाँ पर, स्पेस स्टेशन में गए थे। तो इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन से थे, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। अभी आरएमएल का पेपर हुआ था, उसमें पूछा भी है। तो इसमें नाम है कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला का नाम आपको याद होना चाहिए। कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो गए हैं एक्सियम 4 मिशन में। ठीक है। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थे। तो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट जो कि कहाँ गए हैं, जो इंटरनेशनल कहाँ गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हैं। ठीक है बच्चे, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कदम रखने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। कौन? शुभांशु शुक्ला। उसके अलावा ये सेकंड क्या है, इंडियन है जिन्होंने ट्रेवल किया है कहाँ पर, तो सेकंड इंडियन जिन्होंने ट्रेवल किया है स्पेस में। अब सेकंड इंडियन है तो फर्स्ट इंडियन कौन थे ये पूछा जा सकता है आपसे। तो जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया उनका नाम है राकेश शर्मा। और राकेश शर्मा जो हैं वो कब गए थे, तो याद रखें 1984 में राकेश शर्मा पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट थे, पहले भारतीय थे जिन्होंने ट्रेवल किया है कहाँ पर, स्पेस में ट्रेवल किया है। ठीक है। अब एक्सियम 4 के बारे में कुछ जान लेते हैं कि एक्सियम 4 जो था वो एक एक्सियम स्पेस कंपनी है, उसका मिशन था। ठीक है। और एक्सियम स्पेस कंपनी कहाँ की है, यूएस की है। तो यूएसए की एक कंपनी एक्सियम स्पेस, उसका मिशन था जो कोलैबोरेटेड विद नासा के साथ और स्पेस एक्स के साथ। तो स्पेस एक्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, स्पेस एक्स जो है कि स्पेस एक्स एक्सियम 4 मिशन में कौन कौन सी दो जो कोलैबोरेटेड संस्थाएं थी, तो स्पेस एक्स थी और नासा थी। ठीक है। तो ये बात आप याद रखनी, इसरो का इसमें कोई योगदान नहीं था, ये बात भी याद रखना है आपको। ठीक है। उसके बाद स्पेस एक्स हो गया, ये हो गया। अब बात करेंगे, ये जो मिशन था वो 14 दिन का मिशन था। तो कितने दिन का मिशन था, 14 दिन का। क्वेश्चन और क्या बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्पेस एक्स का क्या योगदान रहा। तो स्पेस एक्स का योगदान था कि उन्होंने अपना जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट था इस मिशन के लिए दिया। तो कौन सा स्पेसक्राफ्ट गया, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। कौन सी का, स्पेस एक्स का। और नासा का क्या था भाई, तो नासा का था फाल्कन 9। क्या था, फाल्कन 9। और ये क्या है, लॉन्च व्हीकल है। तो लॉन्च व्हीकल किसका था, तो ये क्वेश्चंस बने हैं पहले भी नॉर्थ सेट में। लॉन्च व्हीकल किसका था, तो नासा का था। और अगर बात करें ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट किसका था, तो स्पेस एक्स का था। ठीक है। अब ये बात करें तो कहाँ से ये मिशन जो था वो लॉन्च किया गया एक्सियम 4 वाला, तो वो लॉन्च किया गया था कहाँ से, नासा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से। ठीक है, स्पेस सेंटर से। कहाँ से, कैनेडी से। तो कैनेडी स्पेस सेंटर नासा का जो था, जो फ्लोरिडा में स्थित है, वहां से ये लॉन्च किया गया। तो आपको एक्सियम 4 के बारे में इतनी बातें पता होना चाहिए कि एक्सियम 4 में जो शुभांशु शुक्ला हैं कैप्टन, वो गए थे इंडियन एस्ट्रोनॉट पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट था जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कदम रखा। सेकंड इंडियन ट्रैवल था जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया है। ठीक है। उसके अलावा बात करें तो फर्स्ट कौन था, राकेश शर्मा थे। उसके अलावा एक्सियम स्पेस जो थी वो यूएस की कंपनी है
के साथ नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर इस ये जो बात करें जो प्रोग्राम था वो चलाया था। 14 दिन का ये मिशन था। स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट था, जबकि नासा का था फाल्कन 9 लॉन्च व्हीकल। और नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर था जो फ्लोरिडा में स्थित है, जहां से इसको लॉन्च किया गया था। तो एक्जियम 4 आपको पता चल गया। उसके अलावा ये जानना इंपॉर्टेंट है एक्सियोम 4 इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण था, इंडिया ने क्यों अपना एक एस्ट्रोनॉट वहां पर भेजा, क्योंकि इंडिया प्लान कर रहा है गगनयान मिशन के लिए। तो बच्चे क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेटेड टू गगनयान मिशन। तो गगनयान जो मिशन होने वाला है, गगनयान जो मिशन होने वाला है उसमें वो शुभांशु शुक्ला जो सीख के आए हैं स्पेस स्टेशन से, तो या ये जो एक्सपीरियंस है वो गगनयान स्पेस में काम आने वाला है, मिशन में काम आने वाला है उनका। ठीक है, तो उसमें भी शुभांशु शुक्ला जाएंगे। और गगनयान जो मिशन है वो इंडिया की होने वाली है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो देखो अभी तक आपको पता है कि जैसे चंद्रयान और ये सब जाते हैं, तो ये जो है रोवर जाते हैं, ठीक है, रोबोट्स जाते हैं, उसमें कोई ह्यूमन नहीं जा रहा है। तो इंडिया का जो पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होने वाली है वो गगनयान मिशन होने वाला है, जिसमें शुभांशु शुक्ला भी जाने वाले हैं। और इसमें याद ये रखना है कि इसमें यूज करने वाले हैं LBM-3 का। LBM-3 मतलब लॉन्च व्हीकल कौन सा है, तो इसके लिए लॉन्च व्हीकल जो यूज किए जाने वाला है वो आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। लॉन्च व्हीकल कौन सा, मार्क 3। ठीक है बच्चे, तो ये आपको याद रखना है गगनयान मिशन के बारे में। उसके बाद आती है निसार सैटेलाइट। तो निसार सैटेलाइट भी बहुत ज्यादा न्यूज में रही, और निसार सैटेलाइट जो है वो नासा प्लस इसरो का एक प्रोग्राम है। तो नासा इसरो, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, नासा इसरो सिंथेटिक, ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो ये आपको याद रखना है। अब कहां से लॉन्च हुई है ये, तो लॉन्च हुई है कहां से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है बच्चे, ये भी आपको याद रखना है कि ये कहां से लॉन्च हुई है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कहां पर है, श्री हरिकोटा में स्थित है, वहां से ये लॉन्च हुई है। उसके अलावा अगर बात करें तो क्वेश्चन बन सकता है नासा का क्या था इसमें और इसरो का क्या था। तो बच्चे नासा का एल बैंड रेडार था। अब क्या होता है इससे आपको मतलब नहीं है, क्वेश्चन सीधा बनेगा। एल बैंड रेडार जो था वो किसने दिया, तो वो नासा ने दिया। और इसरो ने क्या दिया, इसरो ने दिया एस बैंड रडार। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चंस में याद रखना है। उसके अलावा लॉन्च व्हीकल कौन सा था, तो GSLV-16 लॉन्च व्हीकल था इसमें। और ये किसने दिया, तो ये इसरो ने दिया था। तो लॉन्च व्हीकल की बात करेंगे तो GSLV-16 का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें तो जो इसमें जो ये सैटेलाइट गई है ये कहाँ पर स्थापित हुई है, तो ये स्थापित हुई है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कैसी सैटेलाइट थी, तो सन सिंक्रोनस थी। ठीक है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। तो इतना ही आपको याद रखना है किसके बारे में, निसार सैटेलाइट के बारे में। तो बच्चे आपने एक्सियोम 4 पढ़ लिया, गगनयान मिशन के बारे में पढ़ लिया और निसार सैटेलाइट के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा और देखते हैं कि अभी 22 प्रेसिडेंट जो है काफी चर्चाओं में रहे। ठीक है, और इंडिया के जो करंट 22 प्रेसिडेंट है वो उनका चुनाव अभी अभी हाल फिलहाल में हुआ है। तो हो सकता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन करंट 22 प्रेसिडेंट हैं। तो बच्चे करंट 22 प्रेसिडेंट है हमारे CP राधा कृष्णन। कौन है, CP राधा कृष्णन है। और कौन से कितने नंबर के, तो 15वें। तो हम पूछ सकता है कि CP राधा कृष्णन कौन से नंबर के 22 प्रेसिडेंट बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, इनको कितनी वोट मिली, तो 452 वोट जो है इनको मिली। और इनसे पहले कौन थे उनका नाम भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में किस उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। तो इस्तीफा देने वाले जो उपराष्ट्रपति थे वो थे जगदीप धनखड़ जी। कौन थे, जगदीप धनखड़ जी थे। और उसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं, तो जगदीप धनखड़ जी ने क्यों दिया इस्तीफा, हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण दिया था। ठीक है, तो इतना आपको 22 प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए।
उसके अलावा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा। SIR की आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है ये। कि हुआ ये कि बिहार में जब इलेक्शन होने वाले थे तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम क्या करेंगे, वोटर लिस्ट को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने एक पहल चालू की जिसका नाम था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो इस पे बहुत ज्यादा चर्चा हुई है हमारी संसद में, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, पूछ सकते हैं किस स्टेट में जब चुनाव होने जा रहे थे तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चालू किया गया, तो बिहार में चालू किया गया। उसमें ये बोला गया था कि सबको अपनी कि कौन कौन एलिजिबल है फॉर वोटिंग, तो उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाने थे। तो इसमें आधार के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई कि आधार को वोटिंग के लिए वैलिड प्रूफ माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। तो ये भी याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आधार को भी वोटिंग एक तरह से आईडी के रूप में, प्रूफ के रूप में मान लेना चाहिए। तो ये थोड़ा SIR से रिलेटेड आपको बस दिमाग में रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है, तो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है इंडिया बन चुका है, ठीक है। ये हाल फिलहाल की न्यूज है, इससे पहले 5th था, क्योंकि पहले जापान जो था वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था, इंडिया ने उसको पीछे छोड़कर बन गया है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आ सकता है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस बने हैं अभी हाल में ही, और वो है BR गवई, और इनका भी काफी नाम जो है न्यूज़पेपर में आया था। तो BR गवई आपको नाम याद रखना है, कौन है, 52वें चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है बच्चे। उसके बाद बात करें मराठा मिलिट्री जो लैंडस्केप है, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप क्यों न्यूज में रहे, क्योंकि उनको यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। किसमें, तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इनको शामिल किया है। तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को ने शामिल किया है, और ये 44th साइट थी यूनेस्को के द्वारा जो शामिल की गई। और ये जो है वो जुलाई 2025 की न्यूज है कि जुलाई 2025 में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है, ठीक है। इतना याद रखना है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं और यही आपको क्या दिलाएंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 11 जून। तो 11 जून 2025 को ये मनाया गया, और इसकी जो थीम रखी वो रखी चूज स्पोर्ट्स एवरी डे, ठीक है। तो हो सकता है इसके थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि थीम क्या थी, तो चूज स्पोर्ट्स एवरी डे इसकी थीम थी। उसके अलावा ये क्वेश्चन देखिए, क्रिकेटर इंक्लूडेड इन द हॉल ऑफ फेम ऑफ द ICC इन जून 2025। तो इसमें कौन सा क्रिकेटर है जिसको हॉल ऑफ द फेम जो है उसमें इंक्लूड किया गया है, तो वो है महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। तो ये आपको एक याद रखना है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिया जाए। उसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसके अलावा इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो होती है FIDE, तो FIDE से रिलेटेड अभी RML में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है कि आपसे और क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछा जा सके। तो अगर हम बात करें FIDE जो है वो क्या होती है, तो जो चेस से रिलेटेड जो टूर्नामेंट होते हैं वो FIDE होते हैं। और हमको ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभी जो FIDE का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो कहाँ होने जा रही है, तो इंडिया में होने जा रही है 2025 वाली, ठीक है। तो 2025 की जो FIDE चैंपियनशिप है वो कहाँ हुई, इंडिया में हुई। उसके अलावा हम बात करेंगे इसमें कौन किसने खिताब जीता, तो दिव्या देशमुख का नाम याद रखना है आपको। दिव्या देशमुख जो है वो पहली इंडियन वुमेन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने जीता है टू विन द, जिन्होंने जीता है क्या, FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता, दिव्या देशमुख ने जीता, और वो पहली इंडियन बन चुकी हैं जिन्होंने ऐसा किया है। तो दिव्या देशमुख को आप याद रखें। उसके अलावा 2024 में आपको एक नाम याद आया होगा GM गुकेश का। GM गुकेश जो हैं वो यंगेस्ट अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। तो कौन बने हैं, GM गुकेश बने हैं, कौन, यंगेस्ट अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन, ठीक है बच्चे। तो इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा 2023 में प्रज्ञानंद
जो थे वो भी वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे थे, तो वो भी आपको हो सकता है क्वेश्चन एक पूछा जा सके। उसके अलावा और क्या हुआ है, तो मई 2025 में 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 86वें ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन बने हैं, तो 86वें ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है वो जीता है LR श्रीहरि ने। तो LR श्रीहरि जी का नाम आपको याद रखना है कि हो सकता है इनका पूछा जाए कि कौन 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये सारे ग्रैंड मास्टर जो होते हैं वो चेस से रिलेटेड होते हैं, तो फिडे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, तो ये याद रखना। थोड़ा और बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं एम का प्रोग्राम के बारे में। व्हाट इज द एम का, तो इनकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। पहले तो फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो एम का कौन से जनरेशन के फाइटर जेट हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एम का जो है वो 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, जिनका अभी बहुत न्यूज में रहे। तो एम का आपसे पूछा जा सकता है, एम का की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो ये बस अपने दिमाग में रखना कि ये फाइटर जेट होते हैं, 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं। उसके अलावा रुद्रास्त्र क्या है, तो रुद्रास्त्र जो होता है वो है यूएबी। यूएबी क्या होता है बच्चे, यूएबी होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। क्या होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ये इनका नाम बहुत अभी न्यूज में आया है। तो एरियल व्हीकल कौन से, अनमैन जो एरियल व्हीकल होते हैं कौन से हैं, रुद्रास्त्र हैं अभी। उसके अलावा इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनस, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट इंडिजीनस एंटी सबमरीन वॉरशिप जून 2025 में कौन सा था, तो वो कौन है, तो इसमें INS अर्नाला का नाम आपके सामने आता है। तो INS अर्नाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का पहला इंडिजीनस स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरशिप था, यह है कौन है, INS अर्नाला। उसके अलावा मिशन सुदर्शन चक्र, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को क्या बोला है, इंडिया की इंटीग्रेटेड, तो बात करें इंडियाज इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसको नाम दिया, क्या दिया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाम दिया है मिशन सुदर्शन चक्र। ठीक है, तो मिशन सुदर्शन चक्र याद रखना है क्या है, वो इंटीग्रेटेड एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इंडिया के लिए, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 15 अगस्त 2025 को ये जो है लॉन्च किया गया है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर आपको याद रखना है। तो आपको पता है कि पहलगाम का हमला हुआ, पहलगाम के हमले में जो हमारे इनोसेंट भारतीय थे उनको मार दिया गया था। इसके लिए जो हमारी सरकार थी उन्होंने क्या किया है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें जो पाकिस्तान में जो 9 टारगेट्स थे उनको हिट किया गया, जो वहां पे आतंकवादी जो टारगेट्स थे उनको हिट किया गया और सफलतापूर्वक क्या किया गया, वहां पर आतंकवादियों को मारा भी गया है। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर आपको याद रखना है कि किस के मतलब विरुद्ध चला गया। तो पहलगाम जो अटैक हुआ था, पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था उसके लिए जो है ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। उसके बाद ये 7 मई को चलाया गया, ये भी याद रखना है आपको, ये भी पूछ सकता है। अच्छा, एक सिंधु नदी इंडस रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो इंडस रिवर को थोड़ा सा आप पढ़ लेना कि इंडस रिवर जो होती है वो कहाँ कहाँ से होकर निकलती है। तो आपको पता होना चाहिए वो चाइना से आती है इंडिया में, और इंडिया के लद्दाख रीजन से निकलकर वो पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए इंडस रिवर के बारे में। दूसरा आया ऑपरेशन महादेव। तो ऑपरेशन महादेव क्या था, ऑपरेशन महादेव वो था जिसके तहत जो आतंकवादी थे पहलगाम टेरर अटैक में शामिल उनको मार गिराया गया था। तो 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव किया हमारी सेना ने और 3 लश्कर के टेररिस्ट को मार गिराया। ठीक है, तो 3 लश्कर के टेररिस्ट जो शामिल थे, कहां पर शामिल थे, पहलगाम जो हमले में शामिल थे उनको मार दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है ऑपरेशन महादेव का। तो कौन सा ऑपरेशन महादेव है, कौन सा ऑपरेशन सिंदूर है। अच्छा, एक बीच में और ऑपरेशन आया था उसको भी पढ़ लीजिए, ऑपरेशन सिंधु। और ऑपरेशन सिंधु क्या बोलता है, तो बच्चे ऑपरेशन सिंधु जो है जब ये ईरान और इजराइल जो है वहां लड़ाई चल रही थी, तो वहां से जो इवैक्यूएशन किया गया था इंडियंस का, जो इंडियन स्टूडेंट्स थे और बाकी जो इंडियंस थे, उसको हमने ऑपरेशन सिंधु का नाम दिया। तो ऑपरेशन सिंधु भी आपसे पूछा जा सकता है।
क्योंकि ये भी काफी चर्चाओं में रहा था, अभी रिसेंट का टॉपिक है। तो ये आपके ऑपरेशंस हैं जो याद रखने हैं डिफेंस से रिलेटेड। उसके अलावा थोड़ा बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो आईबीसीए का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत न्यूज में आया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और बिग कैट अलायंस में ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इसमें बात करें तो बिग कैट कौन कौन सी शामिल हैं। तो देखो, एक है इसमें टाइगर, एक है इसमें लॉयन, एक है इसमें लेपर्ड, ठीक है, एक स्नो लेपर्ड है। ये आपको याद रखने, हो सकता है पूछे कि कौन सी नहीं है और एक कोई दूसरा दे दे, तो याद रखो एक चीता है, एक जैगुआर है और एक है पूमा। तो कुल मिला के ये 7 जातियां हैं बिग कैट्स की, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इसमें रखी गई हैं, ठीक है, इसमें शामिल की गई हैं। तो ये आपको बहुत याद रखना है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का नाम बहुत ज्यादा जो है न्यूज में आया, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु में है। और ये न्यूज में क्यों आया था, तो यहाँ पर पहला, एक मिनट रुकिए, तमिलनाडु, और यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है। तो हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया कहां पर, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है बच्चे, ये याद रखना है। उसके अलावा साइट्स की फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। साइट्स, क्योंकि इसकी 50वीं एनिवर्सरी थी अभी, तो ये न्यूज में आया। और साइट्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको नहीं दिख रहा हो तो ये देखिए, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये आपको याद रखना है कि क्या होता है, क्या साइट्स क्या होता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद क्वेश्चन बनता है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। किसने जीता, मनिका विश्वकर्मा। तो ये आपके करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो बने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं आपको। हो सकता है इसमें से 2-3 क्वेश्चंस आपके जो है नॉर्सेट एग्जाम में आ जाएं, या फिर आने वाले जो आरएमएल मेंस है या आरएमएल या फिर केजीएमयू एग्जाम में भी फंसे। तो ये आपको याद रखने हैं। उसके अलावा नेशनल सिंबल से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नेशनल सिंबल्स हम आपको बता देते हैं अच्छे से, कि सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल फ्लैग के बारे में। तो बच्चे, नेशनल फ्लैग आपको पता है कि इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वो क्या है, ट्राई कलर फ्लैग है, हॉरिजॉन्टल है और ट्राई कलर है। 3 कलर हैं इसके। तो 3 कलर कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो बच्चे, पहला कलर जो है आपको दिख रहा है वो है केसरिया, और केसरिया या फिर सैफ्रॉन बोल दो उसको। ठीक है, तो सैफ्रॉन कलर है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है सैफ्रॉन कलर किसका प्रतीक है, तो सैफ्रॉन कलर बच्चे याद रखो कि स्ट्रेंथ का प्रतीक है। तो स्ट्रेंथ को दर्शाता है अपनी, ठीक है, किसको दर्शाता है, स्ट्रेंथ को दर्शाता है और करेज को दर्शाता है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे व्हाइट कलर जो है, तो आपको व्हाइट कलर दिख रहा है, और व्हाइट कलर जो होता है वो दिखाता है अपनी पीस को और ट्रुथ को। किसको दिखाता है, पीस को दिखाता है और ट्रुथ को दिखाता है। ठीक है बच्चे, तो ये याद रखो आप। और बताइए, और है ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर क्या दिखाता है, तो ग्रीन कलर बच्चे दिखाता है फर्टिलिटी को। किसको दिखाता है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, फर्टिलिटी ऑफ लैंड या ग्रोथ जो है उसको ये ग्रीन कलर हमारा जो है वो दिखाता है। तो ये तीनों कलर के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। इंडियन फ्लैग के बारे में या नेशनल फ्लैग के बारे में और क्या पता होना चाहिए, कि नेशनल फ्लैग के बीच में जो सेंटर है वहां पर क्या है, एक चक्र है, क्या है, एक व्हील है। और वो कैसे कलर का है, नेवी ब्लू कलर का चक्र है, व्हील है, और जिसमें कितने स्पोक्स हैं, तो 24 स्पोक्स हैं। ठीक है, और ये जो है एक तरह से क्या है, धर्म चक्र है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, धर्म को दिखाता है। तो बच्चे ये भी याद रखना है, धर्म चक्र है ये। उसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि रेशियो क्या होता है, तो रेशियो जो होता है विड्थ का अनुपात लेंथ का जो रेशियो होता है वो होता है 2:3। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है नॉट सेट के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इंडियन फ्लैग के बारे में। तो बिल्कुल इंडियन फ्लैग को देख लीजिए।
उसके बाद नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो नेशनल एंथम कौन सा है हमारा? नेशनल एंथम है जन गण मन। ठीक है, ये आपको पता है नेशनल एंथम है। और नेशनल एंथम किसने लिखा, ये क्वेश्चन बनता है। तो रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं उन्होंने लिखा था। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस भाषा में लिखा था? तो इसका लिखा था इन्होंने ओरिजिनली बंगाली में लिखा था इसको। ठीक है, ये याद रखना है। और क्वेश्चन आ सकता है कि कितने सेकंड का होता है? तो 52 सेकंड में इसको गा देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा? वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। और वंदे मातरम जो लिखा था वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा बच्चे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उन्होंने ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। दूसरी बात, ये क्यों लिखा था, किसको समर्पित है? तो ये जो सॉन्ग है वो इंस्पिरेशन देता था लोगों को अपने फ्रीडम के स्ट्रगल में, तब लिखा गया था ये, जिससे लोगों को क्या मिले? इंस्पिरेशन मिले। तो इसीलिए इसको नेशनल सॉन्ग को वंदे मातरम को लिखा गया था। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद की बात करें, नेशनल एम्बलम की बात करते हैं बच्चे। नेशनल एम्बलम की बात करते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा नेशनल एम्बलम है। और नेशनल जो एम्बलम है वो लिया कहां से गया? तो वो अडेप्ट किया गया है सारनाथ। कहां से? सारनाथ, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका से नेशनल एम्बलम को लिया गया। उसके अलावा आपको दिख रहे होंगे 3 शेर इसमें, लेकिन इसमें वास्तविक में 4 लॉयंस होते हैं, एक पीछे है यहाँ पे। उसके अलावा और क्या हो सकता है बच्चे? तो वो याद रखना आप। तो बच्चे और क्या दिख रहा है इसमें? और देखिए आप, आपको दिख रहे होंगे तो जो इसमें 4 लाइन्स हैं। उसके अलावा एक आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या? बैल दिख रहा है, तो बुल है यहाँ पर। एक यहाँ पर हॉर्स है। ठीक है, उसके अलावा एक यहाँ पर एलिफेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने, क्वेश्चन पूछ सकता है कितने एनिमल्स हैं। ठीक है, हमारे नेशनल एम्बलम में तो 4 एनिमल्स हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये आपको धर्म चक्र जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसका जो मोटो है वो क्या है? सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। तो ये आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, तो नेशनल एम्बलम में ये याद रखना है, सारनाथ लॉयन ऑफ कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया है। उसके अलावा 4 लॉयंस है इसमें, बुल है, एलिफेंट है, हॉर्स है, और सत्यमेव जयते इसका मोटो है। और बीच में क्या है? एक धर्म चक्र है। ठीक है, ये नेशनल एम्बलम हो गया आपका। उसके बाद है नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड कौन सा है ये पता होना चाहिए। तो पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। अब पीकॉक को क्या बोलते हैं? इसका वैज्ञानिक नेम, साइंटिफिक नेम है पेबो क्रिस्टेटस। ठीक है, तो पेबो क्रिस्टेटस ये आपको याद रखना है। ये जो है मेल पीकॉक है। ठीक है, जो हमारा क्या है? नेशनल बर्ड कौन सा है हमारा? पीकॉक है। उसके बाद है नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल है हमारा टाइगर। ठीक है, और प्रिसाइजली बोलो रॉयल बंगाल टाइगर। और इसको बोलते हैं हम पैंथेरा, क्या बोलते हैं बच्चे? पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है नेशनल एनिमल में। तो नेशनल एनिमल कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर। उसके बाद है नेशनल हेरिटेज एनिमल। नेशनल हेरिटेज एनिमल है हमारा एलिफेंट, या बोलो एलिफस, क्या बोलो? एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग में रख लेना, क्या पता साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन पूछ ले आपसे। हाँ, तो बच्चों हम बात कर रहे थे नेशनल ट्री की। नेशनल ट्री कौन सा है हमारा? तो जो राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा वो हो जाएगा आपका इंडियन बनियन ट्री। मतलब कौन सा? बरगद का जो पेड़ होता है वो। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम फाइकस बेंगलेंसिस। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा एक दिमाग में रखिएगा। उसके अलावा हम बात कर रहे थे नेशनल फ्रूट के बारे में। नेशनल फ्रूट कौन सा होता है? तो मैंगो हमारा नेशनल फ्रूट है, जिसको बोलते हैं हम मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो मैंजीफेरा इंडिका इसको बोलते हैं। उसके अलावा हम बात करें नेशनल एक्वेटिक एनिमल, तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है हमारा वो है गंगा नदी की डॉल्फिन। तो इसको बोलते हैं गैंगेज रिवर डॉल्फिन। ठीक है, गैंगेज रिवर डॉल्फिन, या फिर इसको बोलते हैं हम क्या? प्लेटेनिस्ता
गैंगेटिका। ठीक है बच्चे, ये आपको याद रखना है। थोड़ी इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ से कि क्या है इमेज में, कौन है नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, कौन गंगा नदी की डॉल्फिन। उसके अलावा नेशनल रेप्टाइल आपको याद रखना है, कौन है किंग कोबरा हमारा नेशनल रेप्टाइल है। ठीक है बच्चे, उसके अलावा नेशनल रिवर याद रखनी है, कौन सी है, गंगा नदी हमारी नेशनल रिवर है, रिवर गंगा। उसके बाद है नेशनल फ्लावर, तो फ्लावर आपको याद रखना है कौन सा है, लोटस, कमल का जो फूल होता है वो आपका नेशनल फ्लावर होता है, और इसको बोलते हैं हम क्या, नेलुम्बो न्यूसीफेरा। ठीक है, तो नेशनल फ्लावर आपको याद रखना है, और इंडियन नेशनल करेंसी आपको याद रखनी है, जिसमें डायग्राम आपका बन सकता है ये वाला। तो इंडियन नेशनल करेंसी आपको याद रखनी है क्या है, INR है। ठीक है, रुपए है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन पूछता है कभी कभी नेशनल कैलेंडर से, तो नेशनल कैलेंडर कौन सा है बच्चे, तो नेशनल कैलेंडर है शक कैलेंडर। ठीक है, अब नेशनल कैलेंडर से क्वेश्चन और क्या बनते हैं, तो देखिए नेशनल कैलेंडर जो है वो है, ये मंथ है इसने नेशनल कैलेंडर के, इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कौन से से चालू हो रहा है। तो पहला मंथ कौन सा है, चैत्र, और चैत्र वैसे मार्च 22 जो है इससे चालू हुआ है। तो ये भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक और माघशीष, पौष, माघ और फागुन। ठीक है, तो ये जो है हमारे कितने मंथ हैं, 12 मंथ होते हैं, 365 ही होते हैं दिन। लेकिन आपको याद रखना है कहां से चालू हो रहा है, कहां से खत्म हो रहा है, अश्विन के बाद कौन सा आता है, कार्तिक से पहले कौन सा आता है। तो एक बार ये दिमाग में होने चाहिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो हो सकता है भविष्य में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो इतना याद रखना है। उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत और जीके के बारे में अगर पता करना है, तो जैसे एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल चलाए, फ्यूल जो बस चलाई गई है, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो चलाई गई है वो कहाँ चलाई गई है, सबसे पहले तो लेह लद्दाख में चलाई गई है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जो हमें लगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हमने बताया आपको। ठीक है, तो बाकी अपनी तैयारी जो है वो चालू रखें, और चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, और जो है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।